जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं आने वाले समय में, तो उनकी आप गंभीरता पूर्वक और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा चर्चा का मुख्य विषय चल रहा था राजस्थान में जनजाति आंदोलन, जिसमें हमने गोविंद गिरी का भगत आंदोलन पढ़ा। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन मीणा आंदोलन राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों में सबसे सिंपल जनजातीय आंदोलन है, लेकिन किताबों में, गाइड में और बहुत सारी जगह इस प्रकार से ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा जाता है इसको डिफिकल्ट बना दिया जाता है। आज मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक आपके मीणा आंदोलन से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 100% कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को कर पाए। शुरू करते हैं इसको। राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं उनमें मीणा जनजाति का प्रमुख स्थान है। मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में जो जनजातियां उनमें वर्तमान समय में भी हैं, और उस समय भी मीणा समाज का या फिर मीणा जनजाति का राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव था। एक समय ऐसा था जब राजपूताना के बहुत सारे हिस्सों में मीणा अधिकार किया करते थे, मीणाओं का शासन चलता था। जैसे ढूंढाड़ ढूंढाड़ किसे कहते हैं? जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर तथा जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। इसके अलावा मत्स्य क्षेत्र, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आदि क्षेत्र आते हैं, मत्स्य। इसके अलावा बूंदी, हाड़ौती जो क्षेत्र है वो। इसके अलावा भी और कुछ क्षेत्र हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में मीणाओं का शासन था, मीणाओं का अधिकार था। लेकिन कालांतर में क्या होता है, राजपूतों का राजस्थान में उदय होता है और राजपूत अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर धावा बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। इसी आक्रमण की कड़ी में राजपूतों द्वारा इन क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया जाता है। फलस्वरूप यहाँ के जो मीणा है उनको पराजित होना पड़ता है और वो पराजित होकर इन स्थानों को उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसा ही उदाहरण हम ढूंढाड़ में देख सकते हैं, जब 1207 ईस्वी में ढूंढाड़ के आमेर क्षेत्र में मीणाओं का अधिकार था और एक कच्छावा शासक था जिसका नाम था कोकिल देव। इसके बारे में हम राजवंशों में, कच्छावा राजवंश के अंदर भी इसका अध्ययन करेंगे। 1207 में आमेर पर जो मीणाओं का शासन था वहां पर कच्छावा शासक कोकिल देव द्वारा आक्रमण किया जाता है, मीणाओं को पराजित होना पड़ता है और मीणा उस स्थान को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसी प्रकार के आक्रमण मत्स्य क्षेत्र और बूंदी क्षेत्र, इसके अलावा क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, जहां पर मीणाओं को अपना शासन क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन स्थापित हो जाता है। ब्रिटिश का भारत में शासन स्थापित हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश जनजातियों, आदिवासियों तथा इन समाजों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। उनका यह मानना था कि ये जो समाज है ये समाज में अशांति पैदा करते हैं, चोरी डकैती लूटपाट वगैरह करते हैं। इस वजह से इन पर नियंत्रण स्थापित करना अति आवश्यक है। इसी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1855 ईस्वी में मीणाओं पर चोरी डकैती लूट मार तथा आपराधिक कार्यों में लिप्त होने का आरोप लगाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीणाओं पर चोरी डकैती लूटमार तथा आपराधिक कार्यों में लिप्त होने का आरोप लगाकर 1855 ईस्वी में जयपुर, अजमेर, बूंदी तथा मेवाड़, जयपुर, अजमेर, बूंदी तथा मेवाड़ की सीमाओं पर देवली स्थान टॉप में पड़ता है वर्तमान समय में, देवली स्थान पर एक सैनिक छावनी स्थापित कर देती है। देवली स्थान पर एक सैनिक छावनी अंग्रेजों द्वारा स्थापित कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? मीणाओं को आपराधिक जाति मानते हैं, आपराधिक समाज मानते हैं। इस वजह से मीणाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जयपुर, अजमेर, बूंदी तथा मेवाड़ की सीमाओं पर देवली स्थान पर जो वर्तमान टॉप में पड़ता है वहां पर एक सैनिक छावनी स्थापित कर दी जाती है और इस सैनिक छावनी में
42वीं देवली रेजिमेंट, 42वीं देवली रेजिमेंट, इसके अलावा मीणा बटालियन सैनिक टुकड़ियां स्थापित होती हैं। मीणा बटालियन, एक बार फिर इसको रिकॉल करते हैं। मीणाओं पर ब्रिटिश द्वारा आरोप लगाया जाता है चोरी, डकैती, लूटमार और आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने का। इस वजह से ब्रिटिश द्वारा 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी तथा मेवाड़ की सीमा पर देवली नामक स्थान पर एक सैनिक छावनी स्थापित करके मीणा बटालियन तथा 42वीं देवली रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। कालांतर में क्या होता है, 1921 में यहाँ पर 2 सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी इस सैनिक छावनी में। एक का नाम है 42वीं देवली रेजिमेंट, एक तो यही थी, एक दूसरे का नाम है 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट। तो 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके 1921 में मीणा कोर की स्थापना कर दी जाती है। मीणा कोर सैनिक टुकड़ी यहाँ पर स्थापित कर दी जाती है। मीणा कोर को मीणा कार्पस भी कहा जाता है, तो अपने को दोनों ही नाम याद रखने हैं। उसके बाद की परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करते हैं। होता क्या है दोस्तों, 1924 में ब्रिटिश सरकार एक एक्ट पारित करती है। उस एक्ट का नाम है क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट। 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट पारित किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, क्रिमिनल यानी कि आपराधिक, ट्राइब्यूनल यानी कि आदिवासी जनजातीय एक्ट यानी कि अधिनियम, यानी कि जनजातियों को इस एक्ट के नाम से ही अपराधी घोषित कर दिया गया था। ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है और राजपूताना में भी इसका असर देखने को मिलता है। राजपूताना में क्या असर देखने को मिलता है उसको समझ लेते हैं। इस एक्ट के तहत जयपुर क्षेत्र की मीणाओं को अपराधी घोषित कर दिया गया। जयपुर क्षेत्र की मीणाओं को आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जयपुर, अलवर के जो मीणा हैं उनको थाने में डेली हाजिरी यानी कि थाने में डेली अटेंडेंस देना इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई आपको रोजाना थाने में आना है और हाजिरी देनी है। हालांकि 25 वर्ष से अधिक उम्र के जयपुर अलवर क्षेत्र के 25 वर्ष से अधिक उम्र की मीणाओं को थाने में रोजाना हाजिरी देने की शर्त इस एक्ट में रखी गई। इसके अलावा कुछ मीणाओं को चौकीदारी का काम भी सौंप दिया गया। जब इतनी सारी चीजें हुई तो मीणाओं में असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। मीणा असंतोष से व्याप्त हो गए, उनमें रोष व्याप्त हो गया और इसके बाद में मीणा आंदोलन भी हमको देखने को मिलता है, जिसका अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा भी नेतृत्व किया जाता है। उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके विरोध में प्रदर्शन वगैरह किए जाते हैं, विरोध किया जाता है इस चीज का, और इसी के परिणाम स्वरूप 1933 में जयपुर में बहुत सारे मीणा इकट्ठे होते हैं। मीणाओं का एक सम्मेलन होता है और 1933 में उस सम्मेलन के दौरान ही मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कर दिया जाता है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कर दिया जाता है। प्रश्न खड़ा होता है कि मीणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन किया गया था 1933 में जयपुर में, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही स्वाभाविक, ये जो एक्ट पारित किया गया है इस एक्ट को वापस लेने के लिए ये संगठन बनाया गया और ये विरोध प्रदर्शन इसी एक्ट की वापसी के लिए किए जा रहे थे। इसके बाद की परिस्थितियों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इसको पूरा साफ करके ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हम आप चाहो तो साथ के साथ में नोट्स भी बना सकते हो। धैर्य के साथ वीडियो देखते रहे। वीडियो के अंत तक आपको मीणा आंदोलन से संबंधित तो कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। सभी पॉइंट में इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपके एग्जाम में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो पाए। बस भरोसे के साथ वीडियो तो देखना पड़ेगा। और राजस्थान की वैकेंसी हमको कुछ सिखाए या ना सिखाए, धैर्य करना जरूर सिखा देती है। लंबा प्रोसेस है, कब वैकेंसी निकली, कब उसका विज्ञप्ति निकली, कब वैकेंसी आई, कब एग्जाम हुआ, कब 1.5 गुना, कब 2 गुना, फिर कैंसिल, कोर्ट, तो धैर्य, इस वजह से यहाँ पर भी धैर्य की आवश्यकता है।
1921 की बात हमने कर ली, 1923 की बात हमने कर ली। अब उसके बाद की हम बात करते हैं। 1944 में नीम का थाना, 1921 की बात हमने की। इसके अलावा 1900 नीम का थाना, क्योंकि 1944 की घटना की बात कर रहा हूं मैं। 1944 में नीम का थाना ये पड़ता है दोस्तों सीकर में। यहां पर जैन मुनि मगन सागर, थोड़ी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 1944 में नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्यों किया जाता है? कारण वही रहेंगे उस एक्ट को वापस लेने के लिए। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना भी की थी, जिसको मीणा पुराण भी कह दिया जाता है। क्या था इस मीन पुराण में? आरंभिक समय से मध्यकाल तक मीणाओं का इसमें जिक्र मिलता है कि किस प्रकार से मीणाओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया है। इस ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है कि मत्स्य जनपद का मत्स्य नाम मीणाओं से ही संबंधित है और प्रारंभ में वो मैना कहलाते थे, बाद में वो मीणा कहलाने लगे। तो जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं को अपनी आरंभिक स्थिति की याद दिलाते हुए उनको उत्साहित किया कि आपको चोरी डकैती लूटमार इस प्रकार के कार्य नहीं करने हैं, आप एक शासक वर्ग रहे हो आप। और मीणाओं को एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मीणाओं को क्षत्रिय जनजाति भी कहा जाता है। तो आप एक क्षत्रिय जनजाति हो तो आपको शासन स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए, इन्हें दूसरे कामों में आपको नहीं लगना चाहिए। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी सम्मेलन के दौरान यानी कि 1944 में ही बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन कर दिया जाता है। मीणा सुधार समिति का गठन कर दिया जाता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी। इसके बाद की परिस्थिति पे अगर हम चर्चा करें तो उनको भी समझ लेते हैं। 1946 में ठक्कर बापा अमृतलाल ठक्कर नाम था इनको, इन्हें प्यार से ठक्कर बाबा भी कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने बहुत काम किया, समाज कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा और इसके अलावा उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा लड़े हैं ये, इस वजह से भी इनका नाम लिया जाता है। 1946 में ठक्कर बापा के प्रयासों से चौकीदारी जो मीणाओं से करवाई जा रही थी उसमें कुछ छूट दे दी गई थी। हालांकि ये छूट इतनी पर्याप्त नहीं थी कि इससे संतोष किया जा सके और ये जो छूट उनको मिली थी इसी पर विचार करने के लिए अक्टूबर 1946 को बागावास सीकर में लगभग 26,000 मीणा इकट्ठे हुए। ये जो चौकीदारी में छूट दी गई थी इस पर विचार करने के लिए अक्टूबर 1946 में बागावास सीकर में लगभग 26,000 मीणा इकट्ठे हुए और इन्होंने स्वेच्छा से चौकीदारी को बाय बाय बोल दिया। स्वेच्छा से इन्होंने चौकीदारी से त्याग पत्र दे दिया। जो चौकीदारी कर रहे थे उन्होंने चौकीदारी से त्याग पत्र दे दिया और जो चौकीदारी नहीं कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम चौकीदारी नहीं करेंगे, साथ ही इसका मुकर विरोध भी करेंगे। तो चौकीदारी से इन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया था। उसके बाद की थोड़ी और परिस्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। 6 जून 1947 को जयपुर में मीणाओं का सम्मेलन होता है। जयपुर में मीणाओं का एक बड़ा सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में मीणा थाने में जो डेली हाजिरी दी जाती थी वो हाजिरी देने से भी मना कर देते हैं। 6 जून 1947 को जयपुर में एक बड़े सम्मेलन के दौरान मीणा सामूहिक रूप से थाने में जो उनको प्रतिदिन हाजिरी देनी पड़ती थी 25 वर्ष से अधिक उम्र की मीणाओं को, जयपुर और अलवर क्षेत्र की मीणाओं को, तो उन्होंने हाजिरी देने से मना कर दिया। ये जो थाने में हाजिरी देना है, इनको आपराधिक घोषित करना है, ये कहलाता है जयराम पेशा
यानी कि थाने में उनको हाजिरी देना कहलाता था जयराम पेशा, तो उन्होंने जयराम पेशा को मानने से मना कर दिया। अंततः न्याय कब मिलता है? जब भारत स्वतंत्र हो जाता है। बहुत सारे संविधान में इस प्रकार के आर्टिकल जोड़े जाते हैं कालांतर में। मीणा, इसके अलावा भील, ग्रासिया, इसके अलावा जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग हैं और सभी जो भारत का आम नागरिक भी हैं, सभी को भारत के संविधान से अंतिम न्याय उपलब्ध हो जाता है। और किनका योगदान रहा है इसमें? तो इसमें हीरालाल शास्त्री का भी योगदान रहा था। हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर प्रजामंडल के मुख्यमंत्री भी थे इस दौरान। हीरालाल शास्त्री का भी इसमें योगदान था। इसके अलावा टीकाराम पालीवाल, इनका भी योगदान इसमें था। टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री का जिक्र हमने राजस्थान में एकीकरण के वीडियो लेक्चर में भी किया है। तो इस तरीके से आज हमारा ये मीणा आंदोलन समाप्त होता है। इसके अलावा जैसे आपको राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान में 1857 की क्रांति है, राजस्थान में किसान आंदोलन है, इन सभी के भी अगर ऑथेंटिक वीडियो लेक्चर चाहिए तो इसी चैनल पर, इनविंसिबल पायोनियर चैनल पर आपको इसके वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का और उन वीडियो लेक्चर का दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप बाकी के भी वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर सेशन, ये जो पर्टिकुलर क्लास है, आप सब लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखा है तो इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में हम दूसरे जो आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन या फिर दूसरे कुछ राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।